हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? होप ऑल ऑफ यू गुड। बेटा, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया। चैप्टर नंबर 1 इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। वहां हमने ये सीखा कि नेशनल इनकम का फ्लो कैसे होता है बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। क्योंकि हमारा सिलेबस 2 सेक्टर मॉडल तक सीमित है, तो हमने 2 ही सेक्टर मॉडल में पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल। ओके, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम में 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपका आ सकता है प्यारे बच्चों। 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल, और 6 मार्क के न्यूमेरिकल के लिए आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ऐसी मैंने आपसे बात की। और आज का चैप्टर यही है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो बच्चों, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपको नेशनल इनकम के बेसिक्स तो बहुत अच्छे से जानने पड़ेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कॉमर्स के बच्चे होते हैं ना, कॉमर्स के बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तो, ज्यादातर बच्चे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, अकाउंटिंग करूंगा। कॉमर्स का मतलब है अकाउंटिंग करना। मैं सीए बनूंगा। ओके, अगर मैं सीए बनूंगा तो मेरे को बेसिक क्या है? देखो बच्चों, मुझे डेबिट क्रेडिट ही नहीं पता, मुझे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, अकाउंट्स की बेसिक एंट्रीज की नॉलेज नहीं है, जर्नल एंट्रीज मुझे नहीं पता, मुझे लेजर नहीं आता, मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं आता क्या होता है, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सोच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली exactly. अगर मुझे नेशनल इनकम अकाउंटिंग करनी है दोस्तों, नेशनल अकाउंटिंग करने के लिए मुझे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जैसे कि व्हाट इज फैक्टर इनकम, व्हाट इज ट्रांसफर इनकम, व्हाट इज कैपिटल गुड, व्हाट इज कंज्यूमर गुड, व्हाट आर द फाइनल गुड्स, व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, व्हाट आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट इज सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स बहुत जरूरी है आपको जानना। तो आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। उसमें पढ़ेंगे फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। इन दोनों में से कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, कौन सी इनकम को क्यों नहीं करना, कौन सी इनकम को करना है, कौन से को नहीं करना, और क्यों नहीं करना। उसके बाद नेशनल इनकम में कौन से गुड्स की वैल्यू को लेकर चल, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, ये क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल टाइप सब पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, जो पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारी बातें। अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहला टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड बेस ऑफ नेशनल इनकम। वो क्या है? फैक्टर इनकम। ये होती क्या है? और ट्रांसफर इनकम, कौन सी इनकम इन दोनों में से नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगी और कौन सी नहीं होंगी, और होंगी तो क्यों काउंट होंगी, और जो काउंट नहीं होंगी वो क्यों काउंट नहीं होंगी। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास में आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 आवर चला गया ऐसा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम का सबसे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर इनकम क्या है। व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम आज का आपका पहला टॉपिक, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखो बच्चों, कुछ इनकम ऐसी होती है जो आप अर्न करते हो। अर्न कैसे करते हो? कोई ना कोई सर्विसेज देके, या हम बोलते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देके आप जो इनकम इनकम जो अर्न करते हो, उसे बोलते हैं पार्ट टाइम। जैसा कि जब भी हमने चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, वहां हमने देखा कि हाउस होल्ड्स आर द ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, हाउस होल्ड्स के पास क्या था? हाउस होल्ड्स के पास लैंड था। ओके, लेबर हाउस होल्ड सेक्टर से ही आपको मिलेगी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, ये सभी को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो बच्चों, लैंड की सर्विसेज अगर आप किसी को भी प्रोवाइड करेंगे तो आप उससे रेंट लेंगे। एग्जैक्टली। लेबर सर्विसेज
के लिए वेजेस मिलेंगे, कैपिटल के लिए आपको मिलेगा दोस्तों इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर सर्विस के लिए आपको मिलेगा प्यारे बच्चों प्रॉफिट। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देने से जो इनकम आपको मिल जाए ना, वो फैक्टर इनकम, और यही इनकम अर्नड इनकम है, जिसे कमाया गया है। इन शॉर्ट मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगा, फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम which are received by providing factor services. These are earned income. फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट की जाएंगी, क्योंकि ये अर्न इनकम है, यहां पे कोई ना कोई सर्विस दी गई है, यहां पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए काम किया गया। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको मिलाकर बनता है दोस्तों फैक्टर इनकम। अब व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, कोई सर्विसेज आपने नहीं दी है, ये इनकम फ्री की इनकम है दोस्तों। ये इनकम फ्री की इनकम है, मतलब कि कोई सर्विसेज आप नहीं दे रहे फिर भी आपको इनकम मिल रही है। तो एग्जांपल्स आप क्या देंगे? सर फैक्टर इनकम में आपने एग्जांपल्स दिए रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब ट्रांसफर इनकम एग्जांपल क्या देंगे? जो इनकम फ्री में मिल जाती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। दीज आर अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई हुई इनकम नहीं होती। बेटा आपको गिफ्ट मिलता होगा, मान लो इन टर्म्स ऑफ मनी आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको पॉकेट मनी मिलती होगी। इन पॉकेट मनी के लिए या गिफ्ट के लिए आप कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं या कौन सी सर्विसेज देते हैं? कोई भी नहीं। गिफ्ट, पॉकेट मनी, इस तरह से चैरिटी, डोनेशंस, इनके लिए कोई सर्विसेज नहीं दी जाती। उसके अलावा चैरिटी, डोनेशन, ग्रांट्स, ग्रांट्स क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, जो पैसे वापस नहीं लिए जाते, सिर्फ दे दिए जाते हैं, उसे ग्रांट बोलते हैं। एक तरह से लोन जो है वापस लिया जाता है, पर ग्रांट एक ऐसी हेल्प है जो वापस नहीं ली जाएगी। इन टर्म्स ऑफ मनी आपने दे दिया, बदले में कुछ नहीं लिया, बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा, लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं, इनकम मिल रही है पर बदले में आप कुछ दे नहीं रहे हैं। इट्स कॉल्ड ट्रांसफरिंग। अब बात करता हूं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज पेंशन। पेंशन आपने सुना होगा, एक तो होती है रिटायरमेंट पेंशन, जो आपको रिटायरमेंट होने के बाद मिल जाती है, क्योंकि आपने बहुत सालों तक सर्विसेज दी हैं। जहां सर्विसेज दी हैं वो इनकम ट्रांसफर इनकम कैसे हो सकती है? तो मैं रिटायरमेंट पेंशन को बिल्कुल भी यहां लिखने वाला नहीं हूं। मैं लिखता हूं यहां पे बेटा ओल्ड एज पेंशन, जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन लोगों को मिलती है। ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है कि आपका फ्यूचर में जब आप ओल्ड एज हो जाओगे तो आपकी कोई इनकम तो होगी नहीं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं, आप कुछ पैसे हमसे ले लीजिए और आप अपना खर्चा चलाओ, दवाइयों का या खाने पीने का जो भी है। तो ओल्ड एज पेंशन के लिए कोई सर्विसेज जरूरी नहीं है। किसी ने कभी भी कोई जिंदगी में काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं की, एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, फिर भी उसको ओल्ड एज पेंशन तो मिलेगी आफ्टर द एज। जो आपकी सुपरएनुएशन एज होती है ओल्ड एज पेंशन की, 60-65 के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ओल्ड एज पेंशन एक ऐसी इनकम है जो बिना सर्विस के मिल जाती है। इट इज ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर इनकम्स आर दोज इनकम्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय which are received without providing any factor services। अब इसमें मैं स्कॉलरशिप भी ऐड कर सकता हूं दोस्तों। स्कॉलरशिप आपको पता है कि कोई सर्विसेज यहां देनी नहीं है पर मिल सकती है। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना सर्विस दिए मिल जाती है, और फैक्टर इनकम वो इनकम है जो सर्विसेज दे के ही रिसीव होंगी, उसे फैक्टर इनकम बोलेंगे। तो फैक्टर इनकम में आप 4 इनकम लेके चल रहे हो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम में बहुत सारी इनकम आ सकती है, गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। ये आपकी ट्रांसफर इनकम है। तो दोस्तों आप सोचो कि नेशनल इनकम में कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाए, फैक्टर इनकम को या ट्रांसफर इनकम को? तो हम क्या बोलते हैं कि डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम,
प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है उनसे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उनको हम लेके चले। जहां प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है वहां पे जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम लेके हम नहीं। जैसे ट्रांसफर इनकम में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, तो फैक्टर इनकम को ही हम नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट करके चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal resident of a country in an accounting year। या फिर नेशनल इनकम को बोल सकते हैं इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। भारतीयों ने प्रोड्यूस किया हो, चाहे भारत में प्रोड्यूस किया हो चाहे भारत के बाहर प्रोड्यूस किया हो, भारतीयों ने प्रोड्यूस किया हो नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द इनकम, मैं मीनिंग बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू द money value of all final goods and services produced within the domestic territory। किसी ने भी किया हो बट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया हो। अब ये क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर अंदर, इंडिया की जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल फ्रंटियर है, उसके अंदर अंदर प्रोडक्शन हुआ वो डोमेस्टिक इनकम है। तो ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। अभी आपने सीखा फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, बहुत आराम से मैंने आपको समझाया। एक बार नोट्स पे आते हैं और डिफरेंस पढ़ते हैं। These are those incomes which are received by providing factor services या factor of production के services। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम which are received without providing any productive service in return। करेक्ट? तो फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही काउंट कर सकते हैं, बट ट्रांसफर इनकम्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक, क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनकम मिली है। तो फैक्टर इनकम इज अर्निंग कंसेप्ट, उसे अर्न किया गया, कमाया गया है। ट्रांसफर इनकम को कमाया नहीं गया दोस्तों, वो रिसिप्ट कंसेप्ट है, सिर्फ मिल जाती है, अर्निंग कंसेप्ट नहीं है। तो फैक्टर इनकम रिसीव कौन करता है? फैक्टर इनकम रिसीव करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स। करेक्ट है? तो इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बेसिकली हाउस होल्ड जो है उन्हें बोलते हैं हम ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको मिलेगी फैक्टर इनकम अगर वो सर्विसेज ये वाली दे रहे हैं तो। उसके बाद ट्रांसफर इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। बेटा हाउस होल्ड्स को क्या मिल रहा है? ओल्ड एज पेंशन किसको मिल रही है? हाउस होल्ड्स। गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन किसको मिल रही है? अब ये गवर्नमेंट को भी मिल सकती है, ग्रांट मिल सकते हैं गवर्नमेंट को, तो हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट दोनों को ही ट्रांसफर इनकम मिल सकती है। ग्रांट दूसरी कंट्री देती है, अपनी कंट्री को तो गवर्नमेंट को ही मिल रहा है ना, तो गवर्नमेंट को और हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर इनकम मिल सकती है। ओके, उसके बाद example of factor incomes are rent, wages, interest and profit, or example of transfer income are scholarship, old age pension, pocket money etc। ये था आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बहुत आसान टॉपिक था, इसमें आपको इतना ही याद रखना है जितना मैंने आपको बताया। दोस्तों अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज गुड्स के बारे में हम बात करेंगे। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है बच्चा। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम का टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। फाइनल गुड्स और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। मेरी बातें समझना, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। दोस्तों नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते वक्त, नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी नेशनल इनकम को प्रोडक्शन लेवल पे देखें तो प्रोडक्शन में जो भी गुड्स की वैल्यू देखें तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को देखें, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है बच्चों, ये इन प्रोसेस है, ये रेडी टू यूज नहीं है, नॉट रेडी टू यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, इसलिए इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये जो गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स, दीज गुड्स
are used for further production, for further production as raw material, as raw material. तो intermediate goods वो goods हैं which are not ready to use. These are within the production process, within the production boundary, and they are not ready to use for consumption purpose as a final good. तैयार नहीं है ये, तो इनको लेके क्यों चलेंगे? लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं उसके बारे में सुनो दोस्तों. फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो रेडी टू यूज हैं. सबसे पहली बात, दे आर रेडी टू यूज ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर प्रोडक्शन. सर फाइनल गुड्स प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी यूज होंगी? बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको फाइनल गुड्स में कौन कौन सी गुड्स आ सकती हैं. तो फाइनल गुड्स क्या है? रेडी टू यूज है, कंजम्पशन पर्पस के लिए या प्रोडक्शन पर्पस के लिए. लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर नॉट रेडी टू यूज. इनको आप फॉर फर्दर प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा. देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कोल की, कोल एक इंडस्ट्री में अगर कोल यूज होता है तो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा. करेक्ट है ना? अब अगर मैं बोलता हूं कि कोल को आप अपने घर में, कोल को अपने घर में इन योर हाउस यूज करते हैं, इसलिए सर बहुत सर्दियां जब होती हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि कोल को जला के हाथ सेकते हैं, रूम में हीटर बना लेते हैं उसका. तो वो आप उससे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, उस समय पर कोल आपके लिए फाइनल है. तो एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकती है, वही गुड फाइनल भी हो सकती है. कंडीशन इज कि पर्पस क्या है. आपका पर्पस प्रोडक्शन करना है, आप रेगुलर बेस पे प्रोडक्शन करते हैं और वो रॉ मटेरियल है तो वो इंटरमीडिएट गुड है. अगर आप कंजम्पशन पर्पस से उसे यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए फाइनल भी हो सकता है. वो बातें हम करेंगे बाद में. अब मेरी बात सुनना. वुड से बनता है फर्नीचर. मान लीजिए वुड से बनाई हमने टेबल, तो वुड इज इंटरमीडिएट एंड टेबल इज फाइनल, क्योंकि टेबल का यूज आप करेंगे, वुड का यूज डायरेक्ट आप नहीं करेंगे. अगर लकड़ी के एक तने पे, पेड़ के एक तने पे आप बैठ जाएं तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे ज्यादा बहुत देर तक, तो आपको दिक्कत देगा बैठने में. उससे अगर चेयर बन जाए कंफर्टेबल तो आराम से आप उस पर बैठ सकते हैं. आपकी यूटिलिटी टेबल में है. तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को डायरेक्ट यूज नहीं करते, उससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कोई सेटिस्फाइंग पावर हो, उसके बाद उसको यूज करते हैं. तो वुड इज रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट गुड और टेबल इज फाइनल. तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एज रॉ मटेरियल. सर बच्चे बोलते हैं मशीन को भी मैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करता हूं, वो इंटरमीडिएट क्यों नहीं है बेटा? बेटा मशीन में कोई और वैल्यू अब ऐड नहीं होनी, मशीन बन के तैयार हो गई है. मशीन को एज इन्वेस्टमेंट हम यूज करने जा रहे हैं और वो लॉन्ग टाइम तक आपको इनकम देगी. वो आपकी इन्वेस्टमेंट है और वो फाइनल गुड है, नॉट इंटरमीडिएट. हाँ, लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट, क्या मशीन को भी हम इंटरमीडिएट बोल सकते हैं? अगर हां तो कब, रीजन क्या है? सर मैं आपको बताता हूं. मशीन को भी आप इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हो. किसी भी गुड को आप इंटरमीडिएट गुड बोल सकते हो कब? अगर वो सेम ईयर में, अगर वो सेम ईयर में एक ही साल के अंदर अंदर रीसेल हो रही है. तो क्या हो रही है बेटा? रीसेल हो रही है, जिसको आप रीसेल कर सकते हो. जैसे कि मशीन खरीदी एक मशीन डीलर ने और वो उसको आगे रीसेल करता है,
तो मशीन डीलर के लिए मशीन इज नॉट फाइनल, वो यूज नहीं कर रहा है उसको, ना प्रोडक्शन पर्पस से ना कंजम्पशन पर्पस से, वो उसको आके रीसेल करता है। तो जिन गुड्स को सेम ईयर में, ध्यान रखना सेम ईयर वाली बात, एक साल के अंदर रीसेल किया जा रहा है, वो इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल नहीं है। ओके, अब एक और बात सुनो, मशीन को परचेज किया हाउस होल्ड ने, एक सिंपल कंज्यूमर है, नॉर्मल कंज्यूमर ने घर पे वॉशिंग मशीन परचेज करी या स्विंग मशीन परचेज करी, कोई मशीन परचेज करी, इसको घर के पर्पज से यूज करता है, प्रोडक्शन नहीं करता, उसके लिए फाइनल है, करेक्ट है। लेकिन अगर कोई डीलर मशीन परचेज कर रहा है रीसेल पर्पज के लिए, तो वो इंटरमीडिएट है। अब कोई प्रोड्यूसर मशीन यूज कर रहा है, उससे फर्दर प्रोडक्शन करता है, तो वो इंटरमीडिएट नहीं है बच्चा। मशीन इज इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोड्यूसर, तो वो फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट नहीं, क्योंकि ना ही वो रीसेल कर रहा है और ना ही वो रॉ मटेरियल है, उससे प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो गुड्स, ऐसी एसेट्स जिन पे एक्सपेंडिचर किया जाए और वो और इनकम जनरेट करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो फाइनल गुड है सर। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज हो रही हैं, लेकिन एज अ रॉ मटेरियल, या उसे हम रीसेल कर सकते हैं सेम ईयर में, तो भी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। बहुत सारी बातें हैं ध्यान रखनी है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अब मेरी बात सुन, कौन सी गुड्स को आप नेशनल इनकम में काउंट करेंगे बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स को या फाइनल गुड्स को? तो हम बोलेंगे सर इंटरमीडिएट गुड्स तो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। जब ये बन जाएंगी, कुछ इससे और बन जाएगा, उसकी वैल्यू काउंट करेंगे ना। इसकी वैल्यू भी काउंट कर ली, मान लो आपने वुड की वैल्यू काउंट कर ली नेशनल इनकम, वुड से बन गई टेबल, अब टेबल की वैल्यू भी आप काउंट करोगे, टेबल की वैल्यू के अंदर वुड की वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो वुड की वैल्यू 2 बार काउंट कर लिया आपने, हो सकता है 2 से ज्यादा बार भी काउंट हो जाए, तो डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स जब बन के तैयार हो जाएंगे तब काउंट करेंगे। हम फाइनल गुड्स की वैल्यू ही लेके चलते हैं, नॉट इंटरमीडिएट। समझ में आया बेटा? अब एक और चीज सुनो, जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स जो हैं, उनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि हम सीधा और सीधा फाइनल गुड्स की डिमांड करते हैं बेटा। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड तब की जाती है जब कुछ और फर्दर प्रोड्यूस करना हो। तो जिन गुड्स की डिमांड किसी और गुड की डिमांड को करने के लिए पूरी की जाए, मेरे ध्यान से सुना मेरी बात, जिन गुड्स की डिमांड किसी और गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, किसी और गुड्स की डिमांड को पूरा करने के लिए की जाए, वो डिराइव्ड डिमांड है। फाइनल गुड्स बन के तैयार नहीं होंगी अगर इंटरमीडिएट गुड आपके पास नहीं होंगी, तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कैसी है, डिराइव्ड। डिराइव डिमांड मतलब इनकी डिमांड इसलिए की जा रही है क्योंकि हमें दूसरी गुड प्रोड्यूस करनी है, किसी दूसरी गुड के प्रोडक्शन के लिए जिन गुड्स की डिमांड की जाए वो डिराइव डिमांड है दोस्तों। मुझे अपना घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए मुझे, मेरा जो डिमांड है डायरेक्ट वो क्या है, मुझे हाउस कंस्ट्रक्ट करना, मुझे घर चाहिए, मेरी डायरेक्ट डिमांड ये है। लेकिन घर बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, तो ये सब क्या है, ये डिराइव डिमांड है दोस्तों। तो डिराइव डिमांड वो डिमांड है जिसको किसी और की डिमांड को पूरा करने के लिए किया जाता है, और डायरेक्ट डिमांड वो जो आप सीधा यूज करेंगे। तो फाइनल गुड्स की डिमांड इज ऑलवेज डायरेक्ट, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड इज ऑलवेज डिराइव्ड, ये ध्यान रहे बेटा। अब हम डिफरेंस पे आते हैं फाइनल गुड्स के और इंटरमीडिएट गुड्स के। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स को आप कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको 2 पर्पस बताए, कंजम्पशन पर्पस और प्रोडक्शन पर्पस, दोनों पर्पस के लिए फाइनल गुड्स की डिमांड की जाती है। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए कंज्यूमर है, और कंज्यूमर डिमांड करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। किसकी बेटा? कंज्यूमर गुड्स की। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स, वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स की डिमांड करते हैं, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, इनकी डिमांड करते हैं। तो डिफरेंस करने के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज कंज्यूमर गुड, व्हाट इज कैपिटल गुड्स, और उसके अलग अलग टाइप्स भी है, तो क्या है।